वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी केमिस्ट्री की क्लासेज में। पिछली क्लासेज में हमने बात की थी वीबीटी की, और वीबीटी से जुड़ी हुई जो कमियां हैं उनके बारे में बात की थी। आपको पता है हमारे पास चैप्टर चल रहा है, वो है संक्रमण धातु संकुलों में धातु और लिगैंड के बीच में जो बंध होता है उसकी बात चल रही थी। ठीक है, तो इस बंध को कोई भी सिद्धांत नहीं समझा पाया, न तो वीबीटी समझाया, न वेस्पर सिद्धांत समझा पाया। ठीक है, तो इसके लिए एक नया सिद्धांत और दिया गया। कौन सा? CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक नया सिद्धांत है, आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए या संक्रमण धातु संकुलों के लिए। ठीक है, जो वीबीटी में कमी रह गई थी उन कमियों को इन्होंने बताया और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। किसमें? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से। ठीक है, देखो ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है वो आपकी दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों यूनिट इससे रिलेटेड है। अगर ये सिद्धांत आपको समझ में आया तो दोनों यूनिट आराम से समझ में आएगी, और ये सिद्धांत आपको समझ में नहीं आया तो सेकंड और थर्ड यूनिट एक भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं CFT की, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। देखो हर सिद्धांत में, कोई भी सिद्धांत हो उसमें एक ना एक चीज पे फोकस किया गया होता है। ठीक है, एक ना एक बात पे फोकस करते हैं। अगर उस बात को हमने पकड़ लिया तो हम पूरे सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो एक बात को। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक जो टॉपिक पकड़ा है इस सिद्धांत के अंदर, वो क्या है वो हम बताते हैं। देखो CFT में, ध्यान से सुनना, CFT में जो फोकस किया गया है, पूरा का पूरा जो फोकस किया गया है वो धातु संकुलों के, ध्यान से सुनना, वो धातु संकुलों के डी कक्षकों पे किया गया है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान किस पे किया गया है? डी कक्षकों पे किया गया है, और डी कक्षकों को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अगर डी कक्षक हमें समझ में आ गए तो हमें पूरा का पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। इसलिए डी कक्षक समझना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपको पता है डी कक्षक कितने होते हैं? 5। अपन ने 4 प्रकार के कक्षकों के बारे में पढ़ा है, आपको पता है, हमेशा हर क्लास में पढ़ा है। S, P, D, F, ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। S में कितने होते हैं? 1 होता है। ठीक है, P में कितने होते हैं? 3 होते हैं ऑर्बिटल। D में कितने होते हैं? D में होते हैं 5, और F में होते हैं 7। हमें यहाँ बात करनी है केवल D ऑर्बिटल्स की, D कक्षकों की। तो D कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं। डी कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनके बारे में ही हमको पढ़ना है। अब देखो, देखने में तो हमें बुक्स में और जहाँ भी देखते हैं वो डब्बे से दिखते हैं, 5 डब्बे। ठीक है, लेकिन वो 5 डब्बे नहीं होते, उनकी भी एक आकृति होती है, उनकी भी एक आकृति होती है। तो सबसे पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ, डी कक्षकों की। ठीक है, तो डी कक्षक में जो 5 कक्षक है, वो पहला कक्षक मैं आपको बता रहा हूं DXY। ठीक है, DXY ये क्या है? देखो हमारे पास 2 अक्ष हैं, X और Y। वैसे तो 3 अक्ष होते हैं, यहां मैंने केवल 2 दिखा रखे हैं। 2 अक्ष हैं X और Y। अगर हमारे पास X और Y अक्षों के बीच में ऑर्बिटल है, ये बात तो आपको पता होगी कि जो डी कक्षक है वो डबल डंबलाकार होते हैं। S कक्षक गोलाकार होते हैं, P डंबलाकार होते हैं, और D डबल डंबलाकार होते हैं। ठीक है, तो D डबल डंबलाकार कक्षक होते हैं।
पी डी डबल डंबलाकार कक्षक होते हैं यदि ये दोनों के दोनों डंबल कहाँ पाए जाएं, एक्स और वाई अक्ष के बीच में पाए जाएं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई कक्षक बोलते हैं, डी एक्स वाई ऑर्बिटल बोलते हैं। ये हमारे पास हो गया एक ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल है डी वाई जेड, डी वाई जेड। देखो मैं अक्ष कैसे भी ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड किसी भी दिशा में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोर्ड पे कैसे भी बना सकते हैं। तो अब मैंने एक्स वाई की जगह वाई जेड बना लिया। ठीक है, अगर हमारे पास जो डबल डंबल है वो वाई और जेड अक्ष के बीच में है, देखो बुक्स में अलग बने होंगे, आपके पास ऑर्बिटल एक्स इधर बना होगा, वाई ऐसे बना होगा, जेड इधर बना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको बना दिया है। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो दूसरे ऑर्बिटल में क्या है, डी वाई जेड। यदि हमारे पास डबल डंबल किस किस के बीच में है, वाई और जेड के बीच में है, वाई और जेड के बीच में है, तो इसे हम बोलेंगे डी वाई जेड बोलेंगे, डी वाई जेड बोलेंगे। ठीक है, एक और ऑर्बिटल देखते हैं। तीसरा ऑर्बिटल जो है वो है डी एक्स जेड। यदि हमारे पास x और z के बीच में ऑर्बिटल है, डबल डंबलाकार वाली शेप है, तो इसे हम बोलेंगे डी एक्स जेड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, डी एक्स जेड ऑर्बिटल, अगर हमारे पास x और z के बीच में है। ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल हो गए। देखो ये जो तीनों ऑर्बिटल मैंने आपको बताए, ये तीनों अक्षों के बीच में हैं, अक्षों के बीच में है, अक्षों के ऊपर नहीं है, दो अक्षों के बीच में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि ये जो तीन ऑर्बिटल मैंने आपको अभी अभी बताए हैं वो अक्षों के बीच में है। डी कक्षकों के 5 कक्षकों में से 3 अक्षों के बीच में होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आगे काम में आएगी, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो ऑर्बिटल है वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जहां पे जो डबल डंबल है वो अक्षों के बीच में ना होकर अक्षों के ऊपर है। एक डंबल तो एक्स अक्ष के ऊपर है और एक डंबल किधर है, वाई अक्ष के ऊपर है। वो तीन कहां थे, एक्स अक्ष के बीच में, ये है एक्स अक्ष के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अक्षों के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, ये हो गया चौथा ऑर्बिटल। और पांचवा ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, पांचवें ऑर्बिटल में सिर्फ एक डंबल दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे केवल एक डंबल होता है जो होता है जेड अक्ष पे, जेड एक्सिस पे होता है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रख लेना सीएफटी पढ़ने के लिए, आप ये बात ध्यान रख लेना, जो शुरू के 3 ऑर्बिटल बताए हैं वो एक्सिस के बीच में है और जो बाकी के 2 ऑर्बिटल हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं। ये हमारे पास काम में आएंगे। एक्सिस के बीच में 3 कक्षक और एक्सिस के ऊपर 2 कक्षक, 2 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो कक्षक एक्सिस के बीच में है यानी कि जो शुरू वाले थे उनको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, उनको मैंने नाम दे दिया, 2 भागों में बांट दिया। जो एक्सिस के ऊपर थे उनको मैंने बोल दिया T2G कक्षक, उनको मैंने बोल दिया T2G कक्षक, यानी कि कौन कौन से, DXY, DYZ और DXZ, इनको मैंने नाम दे दिया T2G, 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 T2G C2G होता है ना, तो T2G याद रखना ये बात को। ठीक है, और जो 2 ऑर्बिटल अक्षों के ऊपर थे, जो 2 ऑर्बिटल अक्षों के ऊपर थे उनको मैंने नाम दे दिया EG, उनको मैंने नाम दे दिया EG ऑर्बिटल। ठीक है, अक्षों के बीच वाले T2G और अक्षों के ऊपर वाले EG। ठीक है, तो ये हमारे पास हुए 5 ऑर्बिटल। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, 5 कक्षक आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, आगे चलिए, और नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना या मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर बताना। ठीक है,
आगे की बात करते हैं। इस जब तक डी ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता नहीं लगे, समझ में नहीं आए, तो आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना, पहले ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझसे पूछ लेना, आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 यूनिट खराब हो जाएगी, है ना, इसलिए दोबारा देख सकते हो आप, ठीक है। तो आगे की बात अब मैं करता हूँ। अब होता क्या है, अब होता ये है कि ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये समान, देखो ये समान ऊर्जा के होते हैं, 5 के 5 जो डी ऑर्बिटल है वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, सबों की इक्वल एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन जब धातु के पास, ठीक है, जब मेटल के पास, मेटल दिख रहा होगा आपको, जब मेटल के पास चारों तरफ से लिगैंड आते हैं, जब मेटल के पास चारों तरफ से लिगैंड आते हैं, तो जो ये डी ऑर्बिटल्स है इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, ये इनके जो कक्षक हैं वो संभ्रंशित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, धातु के डी कक्षक डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, धातु के पास जैसे ही लिगैंड आते हैं, देखो लिगैंड आ रहे हैं, धातु के पास जैसे ही लिगैंड आते हैं तो जो धातु के डी कक्षक हैं, जो धातु के डी कक्षक हैं वो 2 भागों में बट जाता है ना, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भाग की ऊर्जा कम होती है, एक भाग की ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। धातु के जो डी कक्षक हैं वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं, एक की ऊर्जा हो जाती है औसत से ज्यादा, एक की हो जाती है औसत से कम ऊर्जा हो जाती है, ठीक है। कोई सा भी हो सकता है, चाहे T2G ऊपर हो सकता है, EG नीचे हो सकता है, चाहे EG ऊपर हो सकता है, T2G नीचे हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो क्या हुआ, लिगैंड जैसे ही धातु के कक्षकों के पास आया, जो धातु के डी कक्षक हैं इनकी ऊर्जा अलग अलग हो गई, 3 अलग हो गए और 2 अलग हो गए, ठीक है। कुछ की ऊर्जा ज्यादा हो गई, कुछ की ऊर्जा कम हुई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आने वाला लिगैंड है वो या तो अक्षों के ऊपर से आता है या फिर कहाँ से आता है, या फिर अक्षों के बीच में से आता है, ठीक है। तो ये वाली बात मैं अगली क्लास में करूँगा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिगैंड जब धातु के पास आता है तो डी कक्षक जो है वो समान ऊर्जा में क्या है, जो अलग अलग ऊर्जा में क्या होते हैं, बट जाते हैं, कुछ ज़्यादा ऊर्जा वाले और कुछ कम ऊर्जा वाले। इस दौरान क्या होता है, उनके बीच में से कुछ ऊर्जा निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये ही हमारे पास क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, ठीक है। इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयनिक यौगिकों के लिए काम में आता है, इसलिए इसको हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हो गया। देखो आज की क्लास में मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे आगे की जो बात है वो तभी कंप्लीट हो पाएगी जब हम इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको 1-2 बार पढ़ना है आपको, तभी आगे की बात कंप्लीट हो पाएगी, नहीं तो हमारी आगे की बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सको मुझसे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।